यस। अच्छा, मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन स्टॉक मार्केट की टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ रहे थे। अभी अपना लास्ट टाइम शायद लिमिट ऑर्डर तक कंप्लीट हो गया था। लिक्विडेशन, कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया था। आई थिंक मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को लिमिट ऑर्डर तक बता दिया था कि एन ऑर्डर टू बाय और सेल ऑफ शेयर एट स्पेसिफिक प्राइस, कि किसी भी स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर किसी शेयर को सेल एंड परचेज करना लिमिट ऑर्डर है। ठीक है। लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है? असेट्स को छोटे छोटे पार्टीशन के अंदर डिवाइड करके फिर उसको सेल करना लिक्विडेशन है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप किसी शेयर की वैल्यू को, ठीक है, किसी शेयर को, हाँ मतलब किसी शेयर होल्डर के पास में मान लो कि 100 शेयर्स अवेलेबल हैं और 100 शेयर्स में से, ठीक है, जैसे उसकी प्राइस इंक्रीज होती है तो वो उसमें से 20 शेयर्स को सेल कर देता है। वो इस एक्सपेक्टेशन से कि हो सकता है कि फ्यूचर में प्राइस और इंक्रीज हो तो रिमेनिंग शेयर्स वो फ्यूचर में सेल करेगा। फिर जैसे ही अगर नेक्स्ट स्टेप में वापस प्राइस इंक्रीज होगी वो और शेयर्स को सेल करेगा। इसी तरीके से जैसे जैसे शेयर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी वो मोर एंड मोर शेयर को सेल करेगा। यानी कि उसने अपनी टोटल असेट्स को छोटे छोटे डिवीजन में डिवाइड करके सेल कर दिया। देखो यहाँ लिखा हुआ है असेट्स ऑफ ए डिवीजन आर सोल्ड ऑफ ए पीसीमीएल। ठीक है। इसके बाद में आता है लिस्टेड स्टॉक, जिनको स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड के अंदर लिस्टेड या रजिस्टर्ड करवा रखा हो वो लिस्टेड स्टॉक होते हैं। फिर इसके बाद में मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है द टोटल वैल्यू ऑफ रूपी ऑफ ऑल कंपनीज आउटस्टैंडिंग शेयर। मतलब किसी कंपनी ने जितने भी शेयर्स इश्यू कर रखे हैं उसकी मार्केट में करंट वैल्यू जो होगी उसको ही क्या बोलेंगे? मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसके अंदर इश्यूड शेयर को अपन किससे मल्टीप्लाई करते हैं? करंट प्राइस ऑफ द शेयर से। ठीक है। फिर इसके बाद में मनी मार्केट। मनी मार्केट का मतलब क्या होता है? जिसमें जितनी भी कॉमर्शियल बैंकों की जो एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, उसको अपन इंक्लूड करते हैं मनी मार्केट में। जैसे कि बोरोइंग्स हैं, असेट्स इन्वॉल्वमेंट इन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, लैंडिंग्स है। इसके बाद में बाइंग सेलिंग विद द मैच्योरिटीज ऑन ऑफ 1 ईयर और ए लेस। इसका मतलब जो लैंडिंग्स हैं उनको बाय एंड सेल करना, ठीक है, फॉर द 1 ईयर एंड मोर देन 1 ईयर या लेस देन 1 ईयर एटसेट्रा। फिर इसके बाद में आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड का मतलब क्या होता है कि कोई, देखो सीधी सी बात है, कोई इंडिविजुअल पर्सन अपनी सेविंग्स को किसी पर्टिकुलर शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा रिस्क एसोसिएटेड होते हैं। तो कोई इंडिविजुअल पर्सन अपने सेविंग्स को किसको देता है? किसी एक्सपर्ट को देता है। ठीक है। और वो एक्सपर्ट अपने एक्सपीरियंस एंड नॉलेज के बेस पर डाइवर्सिफाइड शेयर्स के अंदर उस सेविंग को इन्वेस्ट कर देता है। तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? ठीक है, म्यूचुअल फंड। ठीक है। जनरली म्यूचुअल फंड जैसा कंसेप्ट सेविंग्स को प्रमोट करने के लिए लाया गया है। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं आउटसाइडेड मार्केट। आउटसाइडेड मार्केट का मतलब है, ठीक है, कि किसी भी प्रोडक्ट को सेल करना आउट ऑफ द, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर किसी भी प्रोडक्ट की सेलिंग करना। देखो, ए मार्केट दैट हैज ओनली पोटेंशियल सेलर और ओनली पोटेंशियल बायर बट नॉट बोथ। ठीक है। वन साइडेड मार्केट है, वन साइडेड, आउटसाइडेड निकल गया, सॉरी फॉर दैट। वन साइडेड मार्केट का मतलब है कि कई बार क्या होता है कि किसी प्रोडक्ट, किसी स्टॉक की वैल्यू कंटिन्यूसली राइज करती जाए। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर सभी शेयर को परचेज करना चाहेंगे बट अदर पर्सन उसको शेयर सेल नहीं करना चाहेंगे। स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर्स का एक्सचेंज तब पॉसिबल हो पाता है जब, ठीक है, एक पर्सन के पास जो शेयर होल्डिंग है वो अपने शेयर्स को सेल करना चाहता हो और उसी सेम वैल्यू के ऊपर दूसरा परचेज करना चाहता हो। ठीक है। तो सीधी सी बात है, जब मार्केट में कंटिन्यूसली स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो कोई पर्सन उसको बेचना नहीं चाहेगा। ठीक है। बट हर कोई उस शेयर को परचेज जरूर करना चाहेगा। तो ज्यादा से ज्यादा प्राइस पर उसको परचेज करने लगेंगे लोग, जिस वजह से उस स्टॉक की वैल्यू बढ़ती जाएगी बट नो वन रेडी टू सेल दैट स्टॉक। ठीक है। तो वन साइडेड हो गया। इसी तरीके से कंटिन्यूसली अगर किसी शेयर की वैल्यू फॉल होती जाती है, ठीक है, मान लो कि अगर कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है तो ईच पर्सन वांट्स टू सेल दैट स्टॉक बट नो बडी रेडी टू परचेज दैट। ठीक है। तो इसका मतलब इसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? वन साइडेड मार्केट। या तो सभी सेल कर रहे हैं या सभी परचेज कर रहे हैं।
इसके बाद में आता है आउट ऑफ द टाइम मार्केट। आउट ऑफ द टाइम मार्केट का मतलब क्या होता है कि आपने किसी प्रोडक्ट किसी स्टॉक की एक स्ट्राइक प्राइस डिटरमाइन कर दी। स्ट्राइक प्राइस वो प्राइस होती है जिस पर कोई कंज्यूमर अपने प्रोडक्ट को कोई बायर किसी स्टॉक को परचेज करना चाहता है और सेलर उस प्राइस पर अपने स्टॉक को सेल करना चाहता है। ठीक है, तो स्ट्राइक प्राइस जैसे ही मान लो मार्केट के अंदर स्ट्राइक प्राइस से ऊपर वैल्यू जाएगी, ये स्टॉक क्या होगा, सेल हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही नीचे आएगी स्टॉक परचेज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने स्ट्राइक प्राइस डिटरमाइन कर ली 10 रुपीज। ठीक है, तो और 10 रुपीज पर 100 यूनिट्स को बुक कर दिया मैंने स्टॉक मार्केट के अंदर। तो जैसे ही मार्केट में जो वैल्यूज हैं शेयर की, जिस भी पर्टिकुलर, जैसे मान लो किसी एक्स कंपनी के शेयर्स की 100 यूनिट्स मैं परचेज करना चाहता हूं एट द 10 रुपी प्राइस, तो जैसे ही वैल्यू 10 रुपीज से नीचे आएगी, ठीक है, नीचे आते ही मेरी 100 यूनिट्स परचेज हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरीके से मैं चाहता हूं, मान लो कि 10 रुपीज पर 100 यूनिट्स को सेल करना। ठीक है, एज्यूम दैट आई एम ऑलरेडी हैविंग द 100 यूनिट्स ऑफ शेयर ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी एंड रेडी टू सेल एट 10 रुपीज, सो दैट whenever price go up to the 10 rupees, then automatically this share will be sold in the market. Okay, now mutual fund हो चुका है, आउट ऑफ द मनी हो चुका है। पोर्टफोलियो आप जानते हैं, डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स का जो कलेक्शन आपके पास अवेलेबल है उसको आप पोर्टफोलियो बोलते हैं। प्री ओपनिंग सेशन का मतलब क्या होता है कि शेयर मार्केट जो स्टार्ट होता है वो 9:15 से स्टार्ट होता है। मतलब अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो 9:15 के बाद ही कर पाएंगे, बट शेयर्स की ऑलरेडी वैल्यूज को डिटरमाइन करने के लिए आप शेयर मार्केट आपको अलाउ करता है 9 बजे से। ठीक है, तो 9 बजे से लेकर 9:15 के बीच का जो टाइम पीरियड है इसको बोलते हैं प्री ओपनिंग सेशन। ठीक है, इसके बाद में आता है प्राइस अर्निंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, किसी भी शेयर से जो डिविडेंड रिसीव हो रहा है उस डिविडेंड को किससे डिवाइड कर दो, अर्निंग पर शेयर से। और अर्निंग पर शेयर आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, रेशियोज के अकाउंट, फाइनेंशियल रेशियोज के अंदर। ठीक है, तो अर्निंग पर शेयर को डिवाइड करना है, किसी भी स्टेक के ऊपर या किसी स्टॉक के ऊपर आपको जो डिविडेंड मिला है उस डिविडेंड को अर्निंग पर शेयर से डिवाइड कर दो। इसके बाद में आता है पुट ऑप्शन का मतलब होता है राइट टू सेल। ठीक है, और कॉल ऑप्शन का मतलब होता है राइट टू परचेज एनी शेयर। इसके बाद ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है रेट ऑफ प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट विच इज अकर्ड फ्रॉम द ए सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब है रेट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं रिस्क का मतलब क्या है कि किसी भी ट्रेडिंग, शेयर मार्केट के अंदर जो ट्रेडिंग होती है उससे रिलेटेड बहुत सारे रिस्क जुड़े हुए होते हैं। शेयर मार्केट के अंदर हो सकता है कि शेयर की वैल्यू अनसर्टेनिटी, ठीक है, अनएंटिसिपेटेडली, ठीक है, क्या हो सकती है, डाउन हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है, तो इस टर्म को अपन बोलते हैं रिस्क। इसके बाद में अपन बात करते हैं सिक्योरिटीज क्या होती हैं? ठीक है, जितने भी सर्टिफिकेट है, प्रोमिसरी लेटर्स हैं जो आपको फ्यूचर में रिटर्न देने का क्लेम करते हैं, उन सबको अपन सिक्योरिटीज बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपने सामने टर्म है स्ट्राइक प्राइस। अभी मैंने आपको बताया स्ट्राइक प्राइस वो प्राइस होती है जिस पर एक जो शेयर ट्रेडर है वो अपने प्रोडक्ट को सेल एंड परचेज करता है, उसको स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। जैसे मैं मेरे प्रोडक्ट को, हो सकता है मैं मेरे पास अवेलेबल शेयर्स को मैं 10 रुपीज पर सेल करना चाहता हूं, तो ये स्ट्राइक प्राइस होगी। और शेयर सेल कब होगा? जब वो 10 रुपीज को एक्सीड करेगा। ठीक है, फिर इसके बाद में स्टॉक आता है। स्टॉक तो ये तो देख लिया अपन ने। स्टॉक का मतलब भी वही है, सर्टिफिकेट होते हैं शेयर्स के जो आपको फ्यूचर में रिटर्न्स देने का क्लेम करते हैं। इसके बाद में आता है स्टॉक स्प्लिट का मतलब क्या होता है? जब कोई पर्टिकुलर कंपनी अपने स्टॉक के 2 पार्टीशन के अंदर डिवाइड कर देती है। फॉर एग्जांपल कि 100 रुपीज का 1 शेयर है, अब 100 रुपीज के 1 शेयर की बजाय वो 2 पार्टीशन में डिवाइड कर देती है, 50 रुपीज के 2 शेयर बना देती है, एक शेयर को स्प्लिट करके, तो इसको बोलते हैं स्टॉक स्प्लिटिंग। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है थिन मार्केट का मतलब क्या होता है? जब किसी पर्टिकुलर शेयर को परचेज करने वाले या सेल करने वाले बहुत लेस नंबर ऑफ ट्रेडर्स होते हैं, तो उसको थिन मार्केट बोलते हैं। देखो क्या लिखा है, ए मार्केट इन विच देयर आर कंपेरेटिवली लो नंबर ऑफ बिड्स एंड ऑफर्स। ठीक है, मतलब बिड करने वाले, परचेज करने वाले, और ऑफर यानी कि सेल करने वाले बहुत कम नंबर ऑफ ट्रेडर्स हैं। इसके बाद में आता है ट्रेडिंग सेशन क्या होता है? ट्रेडिंग सेशन का मतलब है, ठीक है, 9:15 से लेकर 3:30 तक का जो टाइम पीरियड होता है उसी में आप ट्रेडिंग कर सकते हो, उससे पहले और बाद में नहीं कर सकते। मतलब शेयर्स को परचेज एंड सेल आप इसी टाइम ड्यूरेशन में कर सकते हो, तो दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग सेशन। ठीक है, ये ट्रेडिंग पीरियड ऑल्सो।
फिर इसके बाद में आता है वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल का मतलब क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा कंपनियां किसी पर्टिकुलर पर्पस को फुलफिल करने के लिए, ठीक है, अपने वेंचर्स यानी कि अपनी कैपिटल्स को एसोसिएट करती है, कंबाइंड करती है, तो उसको वेंचर कैपिटल कहते हैं। देखो, वेंचर कैपिटल इज ए फॉर्म ऑफ प्राइवेट इक्विटी एंड ए टाइप ऑफ फाइनेंसिंग दैट इन्वेस्टर्स प्रोवाइड टू स्टार्टअप कंपनीज, ठीक है, एंड स्मॉल बिजनेस दैट आर बिलीव टू हैव लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल, ठीक है। यानी कि यहां पर क्या होगा कि अगर कोई बिजनेस एंटरप्राइज स्टार्टअप हो रहे हैं, ठीक है, उस टाइम पर इन्वेस्टर्स उन स्टार्टअप्स में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनको ऐसा लगता है कि फ्यूचर के अंदर ये कंपनियां या लॉन्ग टर्म के अंदर ये कंपनियां आपको ग्रोथ दे सकती हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप किसी स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो वेंचर कैपिटल बन जाता है, ठीक है। सॉरी, जॉइंट कैपिटल बता दिया था मैंने। वेंचर कैपिटल का मतलब है कि जब इन्वेस्टर्स किसी कंपनी, किसी पर्टिकुलर शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं या किसी पर्टिकुलर स्टार्टअप कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर द एक्सपेक्टेशन ऑफ लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल, ओके। इसके बाद में आता है यील्ड। यील्ड का मतलब क्या होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऊपर भी आया था और यहां पर भी आ रहा है कि किसी भी रिटर्न ऑन किसी भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो रिटर्न मिल रही है, ठीक है, उसके सर्टेन परसेंटेज को ही अपन क्या बोलते हैं? यील्ड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने 1 लाख रुपीस का अमाउंट इन्वेस्ट किया, ठीक है, और साल भर में मुझे इससे 15,000 रुपीस कमाने का मौका मिला, ठीक है, तो यहां पर 15,000 रुपीस मैंने अर्न किए, तो कितना परसेंटेज हो गया? तो आप कहेंगे सर 15% हो गया। तो 15% ही यहां पर क्या माना जाएगा? यील्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। फिर इसके बाद में आता है यील्ड टू कॉल। यील्ड टू कॉल का मतलब द रेट ऑफ रिटर्न अर्न ऑन द बॉन्ड इफ इट इज कॉल्ड बिफोर इट्स मैच्योरिटी डेट। कि मैच्योरिटी डेट से पहले ही अगर आप ये बात बोल रहे हैं कि मुझे इस शेयर से इतना परसेंटेज रिटर्न मिल रहा है, तो वो क्या कहा जाएगा? यील्ड टू कॉल। मतलब किसी भी मैच्योरिटी पीरियड से पहले, मैच्योरिटी पीरियड का मतलब कि किसी भी स्टॉक से आपको एक सर्टेन मैच्योरिटी पीरियड, एक टाइम पीरियड के बाद में ही रिटर्न्स मिलती हैं, ठीक है, और उसका रिडम्पशन भी इस मैच्योरिटी पीरियड के बाद ही होता है। तो मैच्योरिटी पीरियड से पहले ही अगर आप ये बात कहते हैं कि आपको इस पर सर्टेन परसेंटेज से क्या मिल रहा है? डिविडेंड या इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उसको बोलते हैं यील्ड टू कॉल। इसके बाद में आता है जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब ऐसे बॉन्ड्स जिनके आपको क्या नहीं मिलने वाले हैं? इंटरेस्ट या प्रॉफिट्स नहीं मिलने वाले हैं। ए बॉन्ड दैट पेज नो एनुअल इंटरेस्ट बट इट इज सोल्ड एट ए डिस्काउंट बिलो पर, thus प्रोवाइडिंग कंपनसेशन टू इन्वेस्टर्स इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन, ठीक है। मतलब ऐसे बॉन्ड्स जिनसे आपको डिविडेंड या इंटरेस्ट तो नहीं मिलेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बट शेयर्स की वैल्यू को इंक्रीज करके या एक्स्ट्रा बोनस शेयर्स इश्यू करके आपको प्रॉफिट दिया जाएगा, या जिस टाइम पर आप शेयर को सेल करेंगे उस टाइम आपके शेयर्स को डिस्काउंटिंग रेट पे ऊपर परचेज किया जाएगा। डिस्काउंटिंग रेट का मतलब है कि जो शेयर की वैल्यू चल रही है उससे ज्यादा वैल्यू पर उसको परचेज कर लेंगे, रीपरचेज कर लेंगे, तो इसको बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड, ठीक है। कहने का मतलब जीरो कूपन बॉन्ड वो है जिसके ऊपर आपको डिविडेंड या इंटरेस्ट तो नहीं मिलेगा, ठीक है, बट सेल करने के टाइम पर आपको कैपिटल एप्रिसिएशन, मतलब आपकी कैपिटल डिस्काउंटिंग रेट के ऊपर रिडम्पशन की जाएगी। फिर इसके बाद में मार्केटिंग टर्मिनोलॉजीज। मार्केटिंग टर्मिनोलॉजीज के अंदर सबसे पहला आता है प्रोग्राम ऑफ एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज, ठीक है। इसका मतलब एडवर्टीजमेंट कैंपेन का मतलब है ऐसे प्रोग्राम जो एडवर्टीजमेंट के लिए किए जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है एडवर्टाइजमेंट, ये आप लोग जानते ही हैं, पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशनल आइडियाज, ठीक है। यानी कि आप अपने प्रोडक्ट के सेल को प्रमोट करने के लिए जो भी पेड फॉर्म का यूज कर रहे हैं उसको ही एडवर्टीजमेंट कहते हैं। इसके बाद में आता है आफ्टर सेल सर्विसेज। ये तो आप जानते ही हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज क्या होती है कि आप किसी प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं और उसके बाद में भी आपको उससे रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करवानी पड़ रही हैं। फॉर एग्जांपल, गारंटी एंड वारंटी, ठीक है। इसके बाद में आता है एजेंट। देखो, एजेंट टर्म जो है वो स्टॉक मार्केट के टर्मिनोलॉजीज में भी आया था और मार्केटिंग के में भी यूज हो रहा है, ठीक है। स्टॉक मार्केट के अंदर एजेंट का मतलब होता है ब्रोकर से, जो आपके बिहाफ में क्या करेगा? शेयर्स को परचेज एंड सेल करेगा। जबकि यहां पर एजेंट का मतलब क्या है? एजेंट उन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मतलब उन एजेंसीज, होलसेलर्स और रिटेलर्स को कहते हैं जिसके थ्रू कंपनियां अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स तक सेल करती हैं, ठीक है। तो दे ऑल आर एजेंट फॉर द कंपनी। देखो क्या लिखा है, पार्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। एन एजेंट is effectively wholesaler or presents buyers and sellers on a relatively parameter basis, performs only few function and does not take title to goods। ये बात याद रखनी है कि जो एजेंट होता है उसका टाइटल कभी भी गुड्स के साथ एसोसिएट नहीं होता है। इसके बाद में बैरियर टू ट्रेड। बैरियर टू ट्रेड का मतलब
किसी भी तरीके की पॉलिसी, टैक्सेशन, ठीक है, एंड प्रैक्टिसेस जिसके थ्रू ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? ट्रेड बैरियर। फॉर एग्जांपल, हम इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट इंपोर्ट के ऊपर टैक्स लगाकर, टैरिफ लगाकर इंटरनेशनल ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट करने का काम करती है, जिसको अपन ट्रेड बैरियर बोलते हैं। ठीक है। बैरियर्स टू एंट्री, बैरियर्स टू एंट्री का मतलब है कि मार्केट में नए जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लॉन्च होने पर रेस्ट्रिक्शन लगाना। देखो क्या लिखा है, इकोनॉमिक और अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मार्केट प्लेस दैट मेक डिफिकल्ट फॉर न्यू फर्म टू एंटर और एग्जिट। ठीक है। बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट का मतलब जैसे आपने पढ़ा होगा परफेक्ट कंपिटिटिव मार्केट में कि नई फर्मों की एंट्री और एग्जिट जो होता है वो फ्रीडम होता है। ठीक है। वैसे ही यहां पर अपन बात करते हैं कि मार्केटिंग टर्म में नई फर्म्स की एंट्री और एग्जिट करने के लिए अगर कोई बैरियर बन रहा है, रेस्ट्रिक्शन क्रिएट कर रहा है, डिफिकल्टी क्रिएट कर रहा है, तो उसको बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट बोला जाएगा। ठीक है। और मोनोपोली मार्केट के केस में मैंने आप लोगों को बताया भी था कि एडवर्टीजमेंट, लार्ज एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू, ठीक है, लार्ज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर्स के थ्रू भी एक कंपनी अपनी मोनोपोली क्रिएट कर सकती है, नई फर्म्स की एंट्री के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं बेंचमार्क। बेंचमार्क का मतलब क्या होता है? बेंचमार्क वो आइडेंटिटीज या मेजरमेंट है जिनका यूज करके एक फर्म अपने प्रोडक्ट को अदर कंपटीटर्स के कंपैरिजन में डिफरेंट एक्सप्लोर करती है। देखो क्या लिखा है, प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द प्रोडक्ट, कि एक कंपनी अपने प्रोडक्ट को अदर कंपनीज या कंपिटिटिव्स के साथ कंपेयर कर रही है। ठीक है। तो जो जो मेजर्स के बेस पर करती है उनको अपन बोलते हैं बेंचमार्क। फॉर एग्जांपल, ठीक है, लीडिंग बिजनेस इन ऑर्डर टू मार्केट, इन ऑर्डर टू फाइंड वेज ऑफ इंप्रूविंग क्वालिटी एंड ए परफॉर्मेंस। ठीक है। इसके बाद में आता है ब्रांड। ब्रांड का मतलब क्या होता है कि जिस पर्टिकुलर आइडेंटिटी के बेस पर आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हैं, उस पर्टिकुलर आइडेंटिटी को ही आप क्या बोलते हैं? ब्रांड। देखो, द आइडेंटिटी ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट फ्रॉम दैट कस्टमर रिकॉग्नाइज एज बीइंग डिफरेंट फ्रॉम ए अदर्स, कि अदर प्रोडक्ट के कंपैरिजन में आपके प्रोडक्ट को अलग से रिकॉग्नाइज करने के लिए आप जो एक यूनिक आइडेंटिटी का यूज करते हैं वही आपका क्या बन जाता है? ब्रांड बनता है। ब्रांड इक्विटी का मतलब है कि आपकी ब्रांड की लॉयल्टी सबसे ज्यादा चल रही है मार्केट में। ठीक है, सीधी सी बात है, आप अपने ब्रांड को ज्यादा एक्सप्लोर कर पा रहे हैं मार्केट में, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? ब्रांड इक्विटी। देखो, द वैल्यू ऑफ ब्रांड, वैल्यू ऑफ ब्रांड जितनी ज्यादा होगी आपकी मार्केट में ब्रांड इक्विटी उतनी ज्यादा होगी। अब ब्रांड इक्विटी क्रिएट करने के लिए किस किस की हेल्प लेते हैं अपन? हाई ब्रांड लॉयल्टी, नेम अवेयरनेस, प्रिसीव्ड क्वालिटी एंड स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट एसोसिएशन। ठीक है। इसके बाद में आप याद रखेंगे ब्रांड लॉयल्टी। ब्रांड लॉयल्टी का मतलब है कि जब आपके प्रोडक्ट के अलावा, ठीक है, कोई दूसरे प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स परचेज नहीं करना चाहते हैं, रिपीटेडली आपके प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, ठीक है, एट द वैल्यूएबल गिवन प्राइसेस, तो वो आपकी ब्रांड लॉयल्टी है। देख लो क्या लिखा है, स्ट्रांगली मोटिवेटेड एंड लॉन्ग स्टैंडिंग डिसीजंस ऑफ द कस्टमर टू परचेज, कि लंबे टाइम तक स्ट्रांगली वो आपके प्रोडक्ट को लेकर मोटिवेटेड रहते हैं, आपके प्रोडक्ट को ही कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो आपकी ब्रांड लॉयल्टी है। इसके बाद में आता है ब्रांड रिकॉग्निशन। ब्रांड रिकॉग्निशन का मतलब क्या है? ब्रांड कस्टमर्स अवेयरनेस दैट ए ब्रांड एग्जिस्ट एंड इज एन अल्टरनेटिव टू परचेज, कि किसी अदर अल्टरनेटिव के कंपैरिजन में आपके प्रोडक्ट को लेकर जो ब्रांड अवेयरनेस है, ठीक है, लोग आपके ब्रांड के बारे में कितना अच्छा जानते हैं, इस बारे में ही, इसी को अपन क्या बोलते हैं? ब्रांड रिकॉग्निशन। ठीक है। इसके बाद में आता है बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल का मतलब है कि आप अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, उसकी मार्केटिंग करने के लिए, ठीक है, जिस भी आइडियोलॉजी को या मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को यूज कर रहे हो, ठीक है, मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज को यूज कर रहे हो, वो सारी क्या है? बिजनेस मॉडल है। देखो क्या लिखा हुआ है, मैनेजमेंट स्टोरी लाइन फॉर हाउ द स्ट्रेटजी विल बी मनी मार्केट मेकर। ठीक है, यानी कि जितने भी मैनेजर्स हैं वो क्या क्या स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, मार्केट में सेल करने के लिए, मार्केटिंग के लिए, ठीक है, वो एक तरीके से बिजनेस मॉडल बोला जाता है। ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं बिजनेस पोर्टफोलियो। बिजनेस पोर्टफोलियो का मतलब, जैसे पोर्टफोलियो जो टर्म है वो आपके शेयर मार्केट वाले में भी आया था। पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि आपके पास जो डिफरेंट डाइवर्सिफाइड कंपनीज के जो स्टेक्स अवेलेबल है,
यस। अब अपन बात कर रहे हैं बिजनेस पोर्टफोलियो की। तो पोर्टफोलियो का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था, स्टॉक मार्केट के अंदर पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि जब किसी पर्टिकुलर ट्रेडर के पास जितने भी डाइवर्सिफाइड शेयर्स अवेलेबल होते हैं तो उसकी टोटल वैल्यू को अपन पोर्टफोलियो बोल देते हैं, ठीक है। वैसे ही यहां पर बिजनेस पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस, कि किसी मार्केट के अंदर कितने बिजनेस एंटरप्राइजेस है उनके कलेक्शन को ही अपन क्या बोलते हैं, बिजनेस पोर्टफोलियो। देखो लिखा है कलेक्शन ऑफ बिजनेसेस एंड प्रोडक्ट दैट मेक अप द बिजनेस, मतलब टोटल मार्केट को क्रिएट करने के लिए जितने भी कलेक्शन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस क्रिएट हो रखे हैं उन सभी को बिजनेस पोर्टफोलियो बोलते हैं। B2B का मतलब आप जानते हैं, बिजनेस टू बिजनेस सेल करना। बाइंग बिहेवियर का मतलब क्या होता है कि किस कमोडिटी को परचेज करना है, किसको नहीं करना है, ये बायर्स का क्या होता है, राइट होता है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, बाइंग बिहेवियर ऑफ ए बायर्स, ठीक है। इसके बाद में आप कैश डिस्काउंट आप लोग जानते ही हैं, कैश डिस्काउंट क्या होता है, कैश सेल करने पर आपको जो डिस्काउंट मिलता है। कंपिटिटिव एडवांटेज का मतलब कंपटीशन करने की वजह से, मार्केट में कंपटीशन होने की वजह से बायर्स एंड सेलर्स को जो एडवांटेज मिलता है उसको कंपिटिटिव एडवांटेज बोलते हैं। कंपिटिटिव पोजीशन का मतलब है कि टोटल कंपटीशन के अंदर आपका क्या स्टैंड चल रहा है, ठीक है। इसके बाद में कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन, ये टर्म आपको स्पेशली याद रखना है। कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है ए स्ट्रेटजी ऑफ ग्रोइंग ए फर्म बाय एक्वायरिंग अदर फर्म्स फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, कि आपने क्या किया कि अदर छोटी छोटी फर्मों को एक्वायर कर लिया फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस, ठीक है। कि हो सकता है कि जो स्मॉल जो फर्म्स हैं वो सिन एनर्जी को फील कर रही हैं। सिन एनर्जी का मतलब सिनर्जी का मतलब होता है कि हो सकता है कि जो छोटी फर्में हैं वो कहीं ना कहीं, ठीक है, क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल सिकनेस से सफर्ड हो, ठीक है, या मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल करने में कैपेबल ना हो, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर जो लार्ज फर्म्स होती हैं वो स्मॉल फर्म्स को एक्वायर करके, ठीक है, एक बड़ा कंस्ट्रक्शन प्लांट रेडी करती हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन, इट स्ट्रेटजी ऑफ ग्रोइंग फर्म बाय एक्वायरिंग अदर फर्म्स। ये बात याद रखनी है आपको। इसके बाद में आपको याद रखना है कंसोर्टियम, एक टर्म आता है कंसोर्टियम। कंसोर्टियम का मतलब क्या होता है, सेवरल कंपनीज वर्किंग टुगेदर फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस, कि बहुत सारी कंपनियां मिलकर, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर पर्पस को फुलफिल करने के लिए काम कर रही हैं, तो उसको अपन वर्ड यूज करते हैं कंसोर्टियम, ठीक है। फॉर एग्जांपल कंट्री, हमारी कंट्री के अंदर जैसे ऊपर की तरफ एग्जांपल दे रखा है, ठीक है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज को इंप्रूव करने के लिए ये सारी वो कंपनियां हैं जो हमारी कंट्री में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करने की प्रैक्टिस कर रही है, ठीक है। तो पर्टिकुलर पर्पस क्या है, इंक्रीज द आईटी सेक्टर एंड द कलेक्टिवली वर्किंग द डेल, ठीक है, रेडियन, HP, GE, ये माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, न्यूज कॉर्पोरेशन, टाइम अवर्नर, ठीक है, ये सारी कंपनियां वो हैं जो एक साथ आईटी को प्रमोट कर रही हैं। इसी तरीके से आपने देखा होगा जब भी इंडियन रेलवेज कोई अपना प्लान इशू करती है तो उस केस के अंदर भी बहुत सारी डाइवर्सिफाइड कंपनियां मिलकर, ठीक है, क्या करेंगी, वर्क करेंगी और उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगी। इसके बाद में बात करते हैं कंज्यूमर मार्केट। कंज्यूमर मार्केट क्या होता है, जिसमें कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को सेल एंड परचेज किया जाता है, यानी कि कंज्यूमर गुड्स होती है जहां पर सेल एंड परचेज होती है उसको अपन कंज्यूमर मार्केट बोलते हैं। कॉर्पोरेट कल्चर का मतलब क्या है, इसके लिए आपको कुछ सर्टेन टर्म्स याद रखने हैं, ये कलेक्टिवली कॉर्पोरेट कल्चर क्रिएट करते हैं। एक तो कंपनीज की वैल्यू, बिलीफ, बिजनेस प्रिंसिपल्स, ट्रेडिशंस, ठीक है, वेज ऑफ ऑपरेटिंग एंड इंटरनल वर्किंग एनवायरमेंट, ठीक है, ये सारे कलेक्टिवली कॉर्पोरेट कल्चर या बिजनेस कल्चर को क्रिएट करते हैं। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं क्रॉस सेलिंग। क्रॉस सेलिंग का मतलब क्या है, यूजिंग ए कस्टमर्स बाइंग हिस्ट्री टू सेलेक्ट देम फॉर ए रिलेटेड ऑफर, यानी कि आपने किसी भी कस्टमर को प्रोडक्ट को ऑफर करने से पहले उसकी बाइंग हिस्ट्री को चेक किया है। बाइंग हिस्ट्री का मतलब कि आज तक वो किस तरीके की प्रोडक्ट को परचेज करता है और उसकी पास्ट के अंदर क्या क्या प्रोडक्ट को लेकर डिमांड रही है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ऑफर करना ही क्या है, क्रॉस सेलिंग होता है, ठीक है। देखो जैसे यहां एग्जांपल ले रखा है, सेलिंग ए कार अलार्म एंड म्यूजिक सिस्टम टू न्यू कार बायर्स, ठीक है, कि पास्ट बिहेवियर में ये देखा गया कि जो कार बायर्स हैं उनको अलार्मिंग सिस्टम चाहिए, ठीक है, सिक्योरिटी सिस्टम चाहिए, ठीक है, या म्यूजिक सिस्टम चाहिए अपनी कार के अंदर। तो आज जो है, ठीक है, कंपनियां जो हैं वो ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं वो, ठीक है, इनबिल्ट म्यूजिक सिस्टम, अलार्म सिस्टम आपको बिल्ड करके देने लग गई हैं। इसका मतलब कंपनी ने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए पास्ट बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर को चेक किया है, उसकी हिस्ट्री को चेक किया है और उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट में वो क्या कर रही है, प्रोडक्ट को ऑफर कर रही है। फिर इसके बाद में आता है कस्टमर डिमांड। कस्टमर डिमांड का मतलब, आप डिमांड का मीनिंग जो होता है वही कस्टमर डिमांड है। कस्टमर लॉयल्टी का मतलब क्या है,
कस्टमर लॉयल्टी का मतलब यहां पर यह है कि जब कस्टमर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर अपना बिलीव रखता है और ऐसा फील और एटीट्यूड रखता है कि वो दूसरे प्रोडक्ट की तरफ डाइवर्ट नहीं होना चाहता, तो इसको बोलते हैं कस्टमर लॉयल्टी। ठीक है, जैसे इसके बाद में आज दे रखा है कस्टमर नीड। ठीक है, कि कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है वो कस्टमर नीड होती है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन का मतलब है कि प्रोडक्ट सेल करने के बाद में कस्टमर उससे सेटिस्फाई हुआ या नहीं हुआ, या फिर ऐसे प्रोविजंस बनाना जिससे कि कस्टमर प्रोडक्ट को यूज करके सेटिस्फाई हो। ठीक है, उसको कस्टमर सेटिस्फेक्शन बोलते हैं। कस्टमर वांट्स का मतलब कि प्रेजेंट में कस्टमर क्या क्या प्रोडक्ट के अंदर या प्रोडक्ट के साथ साथ, ठीक है, किन किन एसेसरीज की रिक्वायरमेंट रखता है, उसको कस्टमर वांट बोल सकते हैं या कस्टमर नीड बोल सकते हैं। अब बात करते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाना जिससे कि आप अपने प्रोडक्ट को अदर प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में डिफरेंशिएट प्रूव कर पाए। ठीक है, और अदर कंपनियां उस चीज को प्रूव न कर सके, तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, ए मार्केटिंग स्ट्रेटजी एम्ड एट इंश्योरिंग दैट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैव ए यूनिक एलिमेंट। ठीक है, कि आप ये प्रूव कर रहे हैं कि आपके प्रोडक्ट के अंदर एक यूनिक एलिमेंट है, अलाउ देम एंड स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट, जो कि अदर कंपनियां नहीं कर सकती हैं। इसके बाद में आता है डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब यहां पर क्या दे रखा है, व्हेन बिजनेस एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मार्केट देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज और कॉज इट डायरेक्टली टू द कंज्यूमर बेस्ड ऑन द कंज्यूमर इंटरेस्ट। डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब है कि कंज्यूमर्स के डायरेक्ट इंटरेस्ट को फुलफिल करने के पर्पज से आप प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर रहे हैं। एग्जांपल्स इंक्लूड द कैटोलॉजियस एंड अदर पोस्टल मेलिंग्स, टेलीमार्केटिंग, टेक्स्ट मैसेजेस, ईमेल्स एंड एड्स, मोबाइल डिवाइस एंड इंटरनेट एडवर्टाइजिंग। ये सब वो मार्केटिंग के ऑर्डर्स हैं जिससे डायरेक्ट आप कंज्यूमर्स को उसके सेटिस्फैक्शन एंड इंटरेस्ट से अवेयर करवा सकते हैं बाय यूजिंग द प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि आप डायरेक्ट कंज्यूमर को अवेयर करवा रहे हैं कि आप अगर हमारे प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो आपको इससे क्या क्या आपके इंटरेस्ट फुलफिल होंगे या आपको इससे क्या क्या एडवांटेजेस मिलेंगे, और ये आप डायरेक्टली कर रहे हैं किससे, ठीक है, कंज्यूमर्स के साथ। किस मीडियम्स के थ्रू, पोस्टल मेलिंग, ठीक है, टेलीमार्केटिंग। टेलीमार्केटिंग का मतलब होता है मार्केटिंग करना टेलीफोन्स का यूज करके, टेक्स्ट मैसेज का यूज करके, ईमेल्स का यूज करके, मोबाइल डिवाइसेस का यूज करके या इंटरनेट का यूज करके। इसके बाद में आता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होता है, जिसके थ्रू कंपनीज अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स तक पहुंचाती हैं, लाइक एजेंसीज, होलसेलर, रिटेलर्स एटसेट्रा। ठीक है, और प्रेजेंट में ई टेलर्स भी आ गए हैं। ई टेलर्स का मतलब है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके थ्रू कंपनियां अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स तक सेल करती हैं। ठीक है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये सब क्या वाले, इनको क्या बोला जाता है, ई टेलर्स। फिर इसके बाद में आता है डाइवर्सिफाई। डाइवर्सिफाई का मतलब क्या होता है, देखो, एक कंपनी इंक्रीज द रेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूसेस एंड सेल्स। मतलब जब एक कंपनी अपने डाइवर्सिफाइड प्रोडक्टों को मार्केट में लॉन्च करती है तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई। इसके बाद में ई कॉमर्स का मतलब है ट्रेडिंग करना इंटरनेट मीडियम के थ्रू, उसको ई कॉमर्स कहेंगे। इसके बाद में अपन बात करते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल। इकोनॉमी ऑफ स्केल आप जानते हैं, इकोनॉमी ऑफ स्केल के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर आप अपनी फर्म के साइज को धीरे धीरे लार्ज करते हैं तो लार्ज स्केल के साथ आपको क्या मिलेंगे, एडवांटेजेस मिलेंगे, जिसको आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का मतलब होता है कंपिटिटिव एनवायरनमेंट। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का दूसरा नाम क्या है, कंपिटिटिव एनवायरनमेंट। कंपिटिटिव एनवायरनमेंट वो है जो एक्सटर्नली क्या करेगा, आपके मार्केट को इफेक्ट करेगा। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, एफएमसीजी। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स क्या होती हैं, ऐसी गुड्स जिनको आप ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर यूज करते हैं इन स्मॉल यूनिट्स। ठीक है, और डेली रिपीटेडली यूज करते रहते हैं तो उसको बोलते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। फॉर एग्जांपल, आपके सामने जो यहां पर जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो पिक्चर दिखाई दे रही है, ये सारी चीजें क्या है जो आप अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं और रिपीटेडली यूज करते रहते हैं कोर्स ऑफ द टाइम तक, लॉन्ग टाइम पीरियड तक। ठीक है, फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब होता है प्रेडिक्शन करना। ठीक है, प्रेजेंट एंड पास्ट डाटा के बेस पर आप फ्यूचर के प्रेडिक्शन करते हैं तो उसको फोरकास्टिंग कहते हैं। इसके बाद में बात करते हैं इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब या इनोवेटर्स का मतलब क्या है, इनोवेटर ए पर्सन हु एडॉप्ट द न्यू टेक्नोलॉजीज फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं इंटरनल मार्केटिंग। देखो, दो तरीके की मार्केटिंग होती है, एक तो एक्सटर्नल मार्केटिंग, ठीक है, कि आप मार्केट में जाकर न्यू कंज्यूमर्स को अपने प्रोडक्ट से अवेयर करवा रहे हैं और अपने सेल को प्रमोट कर रहे हैं।
ठीक है, तो वो तो होती है एक्सटर्नल मार्केटिंग। इंटरनल मार्केटिंग का मतलब है कि आप मार्केट में जाने की बजाय अपने ही एम्प्लॉइज से, ठीक है, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए कहते हैं, यानी कि आप अपने ही एम्प्लॉइज को फर्स्ट ऑफ ऑल अपने प्रोडक्ट से अवेयर करवाते हैं, उनको अपने प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज कर रहे हैं बाय यूजिंग देयर ऑन एम्प्लॉइज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी कंपनी किसी तरीके की शॉप बनाती है, ठीक है, तो आप मार्केट में उस शॉप को बेचने की बजाय पहले क्या कर रहे हैं, उसका प्रमोशन अपनी ही कंपनी के एम्प्लॉइज के ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, ताकि वो अवेयर होंगे तो वो यूज करेंगे, जिससे डिमांड बढ़ेगी। फिर साथ साथ वो मार्केट में जाकर अपने नाइबर्स को, अपने फैमिलियर्स को भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जिससे उनकी भी मार्केटिंग होगी, सॉरी वहां पर भी अपने प्रोडक्ट की सेल होगी। इसको बोलते हैं इंटरनल मार्केटिंग। इसके बाद में आता है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर का मतलब क्या होता है कि ए थर्ड पार्टी कॉमर्शियल ऑपरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय 2 and more firms टू परस्यू ए पर्टिकुलर मार्केट, रिसोर्स सप्लाई एंड अदर बिजनेस अपॉर्चुनिटी। किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस अपॉर्चुनिटी को अटेन करने के लिए या रिसोर्सेज के ऊपर, रिसोर्सेज की सप्लाईज को अटेन करने के लिए, ठीक है, अगर 2 या 2 से ज्यादा कंपनियां मिलकर एक थर्ड पार्टी कंपनी क्रिएट कर लेती हैं तो उसको बोलते हैं जॉइंट वेंचर। ठीक है, इसके बाद में आता है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। जो 1 ईयर से ज्यादा के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। इनमें आपको नाम याद रखने हैं, कंपिटेटिवनेस का, कंपिटेटिव एनवायरनमेंट के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी अर्न करना, ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है। इन्वेस्टमेंट ऑन रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, लीडरशिप, प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉइज रिलेशन डेवलपमेंट, पब्लिक रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीजें किसमें काउंट होती हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। इसके बाद में अपन बात करते हैं मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि आप प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग सेल्स बाय ऑफरिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट न्यू वर्जन्स ऑफ देम टू न्यू कस्टमर ग्रुप्स, कि नए नए कस्टमर्स को आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को डेवलप करके सेल कर रहे हैं। डेवलप करके मतलब उनके नए नए वर्जन, उनकी इंप्रूव्ड क्वालिटी के बेस पर इंप्रूव क्वालिटी को सेल कर रहे हैं, तो उसको मार्केट डेवलपमेंट कहते हैं। मार्केट एंट्री का मतलब है मार्केट के अंदर नए प्रोडक्टों को लॉन्च करना। ठीक है, नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने को ही अपन मार्केट एंट्री कहते हैं। ठीक है, एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स अलग चीज है। एबनॉर्मल प्रॉफिट से इंस्पायर होकर जब मार्केट में नई फर्म्स एंटर करती हैं तो उसको एंट्री ऑफ फर्म्स बोलते हैं। और मार्केट एंट्री का मतलब है मार्केट, किसी एग्जिस्टिंग फर्म ने अगर मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो उसको मार्केट एंट्री कहते हैं। मार्केट लीडर का मतलब है जो मार्केट में सबसे बड़ी फर्म है और मार्केट के अंदर सप्लाई और प्राइस पर पूरा कंट्रोल रखती है, तो उसको मार्केट लीडर कहते हैं। मार्केट पोजीशनिंग का मतलब है कि आपके टोटल मार्केट के अंदर क्या पोजीशन चल रही है, ठीक है, आपकी ब्रांड लॉयल्टी क्या चल रही है, ठीक है, आपका मार्केट कैप कितना चल रहा है, या टोटल मार्केट में आपकी कितनी सप्लाई जा रही है। ठीक है, तो ये मार्केट पोजीशन होती है। फिर इसके बाद में बात करते हैं मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च का मतलब क्या होता है, एक सिस्टमेटिक ऑर्डर के अंदर मार्केट से डाटा को रिकॉर्ड करना, उसको एनालाइज करना और उसके बेस पर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को डिसाइड करना, ये होता है मार्केट रिसर्च। इसके बाद में आता है मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब क्या है कि आप अपने प्रोडक्ट के मार्केट को, ठीक है, कंज्यूमर सेगमेंट्स के अकॉर्डिंग अलग अलग पार्टीशन में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग मार्केट में डिवाइड करने का मतलब, जैसे मैंने आपको 3rd डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पढ़ाया था अंडर द मोनोपोली मार्केट, उसमें मैं आपको क्या बताया था कि एक मोनोपोली फर्म अपने कंज्यूमर सेगमेंट्स के अकॉर्डिंग मार्केट को अलग अलग पार्टीशन में डिवाइड कर लेती है। ठीक है, और फिर उसी के ऊपर अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था कि डोमिनोज जो है, ठीक है, उसने 2 मार्केट क्रिएट कर रखे हैं, एक तो नॉर्मल मार्केट और एक आपका डोमिनोज नहीं, कोक कंपनी के बारे में बता रहा था कि कोक कंपनी ने एक नॉर्मल मार्केट क्रिएट कर रखा है और एक डोमिनोज मार्केट क्रिएट कर रखा है, या शॉपिंग मॉल मार्केट या फिर आप सिनेमा हॉल मार्केट कह सकते हैं, जहां पर 2 अलग अलग प्राइसेस पर वो अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। इसी तरीके से मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी ये कहती है कि कंज्यूमर सेगमेंट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, कंपनीज क्या करती है, अपने सेगमेंट को अलग अलग पार्टीशन में डिवाइड कर लेती है। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, डिवाइडिंग कंज्यूमर्स इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन डिफरेंट कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इसके बाद में आता है मार्केट शेयर। मार्केट शेयर का मतलब है कि आपकी प्रोडक्ट की मार्केट सप्लाई, टोटल मार्केट सप्लाई का कितना परसेंटेज है। ठीक है, इसके बाद में मार्केट टारगेटिंग। मार्केट टारगेटिंग का मतलब इवैल्यूएशन ईच मार्केट सेगमेंट एंड सेलेक्टिंग द मोस्ट अट्रैक्टिव सेगमेंट टू एंटर विद ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट और प्रोडक्ट लाइन। इसका मतलब कि आपने मार्केट को टारगेट किया, आपने देखा कि कौन से मार्केट के अंदर ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी मिल रही है, उसी के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को डेवलप करके उस मार्केट में अगर आप एंटर करते हो तो उसको बोलते हैं मार्केट टारगेटिंग। इसके बाद में बात करते हैं मार्केटिंग की। मार्केटिंग क्या होती है, सीधी सी बात है, अपने प्रोडक्ट की सेल को प्रमोट करने के लिए जितने भी आप टैक्टिक्स और स्ट्रेटजीज का यूज कर रहे हैं,
ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मार्केटिंग। मार्केटिंग मिक्स का मतलब क्या होता है कि मार्केटिंग स्ट्रेटजीज का यूज करने के लिए, देखो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज कौन कौन सी होती है, 4P एंड 3P। मटेरियल मार्केट के अंदर 4P मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। वेयर एज सर्विस मार्केट के अंदर 3P मार्केटिंग पॉलिसी होती है, जिसको अपन बोलते हैं पीपल, प्रोसेसेस एंड फिजिकल एविडेंस। तो ये वाला सर्विस वाला आप याद रखेंगे स्पेशली, क्योंकि मटेरियल का ऑलमोस्ट सभी को याद होता है। सर्विस मार्केट के अंदर 3Ps का यूज होता है, कौन कौन से, पीपल, प्रोसेसेस एंड फिजिकल एविडेंस। इसके बाद में अपन बात करते हैं मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान का मतलब है कि किसी भी प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने से पहले आप जो प्लानिंग रेडी कर रहे हैं वो मार्केटिंग प्लान होता है, ठीक है, ताकि आप फ्यूचर के अंदर अपनी मार्केटिंग से रिलेटेड या बिजनेस एंटरप्राइज से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स को अटेन कर सकें। इसके बाद में बात करते हैं मास मार्केटिंग। मास मार्केटिंग क्या होती है, बड़े लेवल पर मार्केटिंग करना, मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपेंड ऑन एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन इक्विपमेंट, ठीक है। देखो इसके अंदर अपन किसका यूज करते हैं, मीडिया का, ब्रॉडकास्ट टेलीविजन का, रेडियो का, न्यूज़पेपर का, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ कंज्यूमर इंटरनेट, ठीक है, इंटरेस्ट, ठीक है। इसके बाद में आता है मर्जर। मर्जर का मतलब क्या होता है, दो या दो से ज्यादा कंपनियां क्या कर रही हैं, ठीक है, अपने आप को कंबाइंड कर रही हैं, तो उसको मर्जर कहते हैं। मिशन का मतलब क्या होता है, मिशन के अंदर आपको ये याद रखना है, किसी यूनिक पर्पस के लिए आप जो भी प्लान बना रहे हैं, ठीक है, और जो भी स्कोप रेडी कर रहे हैं उसको आप क्या बोलते हैं, मर्जर, सॉरी मिशन। इसके बाद में अपन बात करते हैं नीचे मार्केटिंग। नीचे मार्केटिंग का मतलब क्या है कि सीधी सी बात है कि दो या दो से ज्यादा कंपनी, सॉरी दो से ज्यादा कंपनी नहीं, हाँ, कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज ये अपने प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिसाइड करती है। फॉर एग्जांपल कि नीचे मार्केटिंग में क्या होता है कि एक फर्म डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर अपने अपने कंज्यूमर सेगमेंट्स को डिवाइड कर देती है और ईच पर्टिकुलर ग्रुप के अकॉर्डिंग टारगेट करती है और उस टारगेट के अकॉर्डिंग ही एफर्ट्स लगाती है अपनी मार्केटिंग को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, बिजनेस दैट डिसाइड टू कंसंट्रेट देयर एफर्ट्स। अब ये एफर्ट्स किसके ऊपर करेंगे, सीधी सी बात है, पर्टिकुलर कंज्यूमर सेगमेंट। ठीक है, किसी पर्टिकुलर कंज्यूमर सेगमेंट को टारगेट करके उसी के ऊपर मार्केट टैक्टिक्स का यूज करना, अपने एफर्ट्स का यूज करना, ये नीचे मार्केटिंग होता है। इसके बाद में होता है अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज का मतलब क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विच क्रिएट्स द कंडीशन दैट ए बिजनेस कैन एक्सप्लॉइट टू इट्स एडवांटेजेस। ठीक है, कहने का मतलब अपॉर्चुनिटीज वो कंडीशन है मार्केट की जिसके थ्रू, ठीक है, एक बिजनेस एंटरप्राइज एडवांटेजेस को अकर कर सकता है, वो अपॉर्चुनिटीज होती है। इसके बाद में आता है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग का मतलब है ओरल कम्युनिकेशन विद द पोटेंशियल बायर। जो बायर्स प्रोडक्ट को खरीदने के लिए रेडी हैं उनके साथ ओरल कम्युनिकेशन करना और सेलिंग को प्रमोट करना, मार्केटिंग करना। इसके बाद में आता है प्री इम्पेटिव प्राइसिंग। प्री इम्पेटिव प्राइसिंग का मतलब है सेटिंग लो प्राइसेस इन ऑर्डर टू डिस्करेज और डेटर पोटेंशियल न्यू एंट्रेंट्स टू द सप्लायर से मार्केट, यानी कि मार्केट के अंदर नए सप्लायर्स एंटर ना कर पाए, ठीक है, उसके लिए आपने क्या किया, ऑलरेडी ही प्राइस को बहुत ज्यादा नीचे डिटरमाइन कर दिया ताकि लो प्राइस एंड लो प्रॉफिट से डिस्करेज होकर मार्केट में न्यू जो सप्लायर्स है वो एंटर ना कर पाए। इसी को प्री एम्पेटिव प्राइसिंग बोलते हैं, या इसको पहले हमने कहीं पर बात की थी जहां पर प्रेडेटरी प्राइसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेडेटरी प्राइसिंग। फिर इसके बाद में बात करते हैं प्राइस क्या होती है। कि मॉनेटरी टर्म्स के अंदर जो वैल्यू डिफाइन करते हैं हम किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो प्राइस होती है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आप जानते हैं, डिफरेंट ग्रुप ऑफ कंज्यूमर से डिफरेंट प्राइस चार्ज करना प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप जानते ही हैं, ठीक है, रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। अब इसके बाद में आपको याद रखना है प्राइस स्कीमिंग। प्राइस स्कीमिंग क्या होता है, सॉरी, प्राइस सेंसिटिविटी। प्राइस सेंसिटिविटी का मतलब है कि किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को चेंज करने से मार्केट स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आ रहे हैं वो प्राइस सेंसिटिविटी है। इफेक्ट ए चेंज इन प्राइस विल हैव ऑन ए कस्टमर्स के ऊपर प्राइस चेंज करने से जो इंपैक्ट पड़ रहा है वो प्राइस सेंसिटिविटी है। प्राइस स्कीमिंग का मतलब क्या होता है, चार्जिंग ए रिलेटिवली हाई प्राइस फॉर ए शॉर्ट टाइम वेयर ए न्यू फर्म इनोवेटिव और मच इंप्रूव प्रोडक्ट इज लॉन्च ऑन टू ए मार्केट। फॉर एग्जाम्पल एप्पल आईफोन, ठीक है, मार्केट में जैसे ही एप्पल आईफोन क्या करता है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो रिलेटिवली हायर प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट को लॉन्च करता है, इसको ही कहते हैं प्राइस स्कीमिंग। बट कोर्स ऑफ टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी पुरानी होती जाती है, मार्केट में नए कंपटीटर आते जाते हैं, आप प्राइस को कम करने लग जाएंगे, तो न्यू इनोवेशंस एंड यूनिक
प्रोडक्ट को लॉन्च करने पर शॉर्ट टाइम के लिए एक फर्म ज्यादा प्राइस चार्ज करती है, जिसको आप प्राइस स्कीमिंग कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है पब्लिसिटी। पब्लिसिटी का मतलब आप जानते ही हैं, नॉट पेड फॉर द बिजनेस, ठीक है। एडवर्टीजमेंट जो होता है वो मार्केटिंग का एक पेड ऑप्शन होता है, जबकि पब्लिसिटी नॉट पेड ऑप्शन होता है। फिर इसके बाद में बात करते हैं सेल्स प्रमोशन की। सेल्स प्रमोशन के बारे में आप जानते ही हैं, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है जो विद इन 1 ईयर के ऑब्जेक्टिव होते हैं मार्केटिंग के, उनको शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। इसके बाद में आता है स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर का मतलब आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग से रिलेटेड जो लोग इंटरेस्टेड हैं, या आपके प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से रिलेटेड जो लोग इंटरेस्टेड होंगे, उन सभी को अपन स्टेक होल्डर्स बोलते हैं। ए पर्सन, ग्रुप और बिजनेस दैट हैज इंटरेस्ट इन द आउटकम्स ऑफ ए फर्म से ऑपरेशन, मतलब किसी फर्म के ऑपरेशन या फिर मार्केटिंग करने से या उसके प्रॉफिट से जिन जिन लोगों को इंटरेस्ट होगा, वो उन सभी को अपन क्या बोलते हैं, स्टेक होल्डर्स। फिर इसके बाद में आता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ हम किसके लिए यूज करते हैं अपन, स्किल्स के लिए। किसी भी फर्म की स्किल, एबिलिटीज एंड एक्सपीरियंस के लिए अपन स्ट्रेंथ टर्म यूज करते हैं, जिसका वो एडवांटेज उठाती है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट्स। फिर इसके बाद में बात करते हैं टारगेट मार्केटिंग। टारगेट मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, बताया था मैंने आपको, ठीक है। रीचिंग आउट टू द ग्रुप ऑफ कंज्यूमर शेयरिंग कॉमन कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। कहने का मतलब कि एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स वाले जितने भी पर्टिकुलर कंज्यूमर्स हैं, उनको टारगेट करते हुए अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं टारगेट मार्केटिंग। फिर इसके बाद में आता है टेली मार्केटिंग। टेलीफोन के थ्रू अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं तो उसको टेली मार्केटिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे देखा होगा, बैंक वाले अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, बैंक में अपने क्रेडिट कार्ड्स को सेल करने के लिए, अदर फैसिलिटीज को सेल करने के लिए बार बार आपको कॉल करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है टेस्ट मार्केटिंग। टेस्ट मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, सैंपल मार्केटिंग। मार्केट में जाते हैं, लोगों को अपने प्रोडक्ट के सैंपल से टेस्ट करवाते हैं, अवेयर करवाते हैं, और बाद में उसकी सेल को डिसाइड करते हैं, तो उसको बोलते हैं टेस्ट मार्केटिंग। फिर इसके बाद में आता है थ्रेट्स। थ्रेट्स का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विच कॉजेज प्रॉब्लम एंड विच में प्रिवेंट अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से जो भी आपको डाउन टर्न्स एंड अप टर्न्स फेस करने पड़ते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स एंड एडवांटेजेस फेस करने पड़ते हैं, उसको अपन बोलते हैं थ्रेट्स, मार्केट थ्रेट्स, ठीक है। इसके बाद में आता है यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन का मतलब आप अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए किसी एक यूनिक आइडिया का यूज करते हैं, या किसी एक यूनिक स्टेटमेंट का यूज करते हैं जो कि दूसरा क्लेम नहीं कर सकता है, उसको बोलते हैं यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, ठीक है। देखिए, कस्टमर बेनिफिट दैट नो अदर प्रोडक्ट कैन क्लेम, ठीक है। इसी तरीके से वीकनेस, लिमिटेशन और लैक ऑफ ए स्किल। किसी भी मार्केटिंग की वीकनेस को अपन, वीकनेस किसे कहेंगे, कि अगर आपके पास मार्केटिंग करने की स्किल्स का एब्सेंस है या कमी है, ठीक है, या आपके प्रोडक्ट के अंदर किसी तरीके की कोई कमी है या स्किल की डेफिशिएंसी है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, वीकनेस, ठीक है। ये मार्केटिंग से रिलेटेड आपकी टर्मिनोलॉजीज हो गई। अगर आपको कोई डाउट आता है तो कंटिन्यूसली, ठीक है, आप मुझे मैसेज करते रहें व्हाट्सएप के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है, आपके डाउट सोल्व किए जाएंगे। वैसे देखा जा रहा है कि ये VCF 2 के अंदर, सॉरी VDCF फर्स्ट के अंदर बहुत कम डाउट्स पूछे जा रहे हैं कंटिन्यूसली, ठीक है। और अगर आप डाउट्स नहीं पूछते हैं तो इससे आप ही को प्रॉब्लम है, तो बेटर है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डाउट मेरे से पूछें, ठीक है। नाउ बाय बाय, हैव अ नाइस डे।